नमस्कार, दिस इज मनीषा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आप पे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आपसे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए इस चैनल पर अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप केवीएस की, एनवीएस की या फिर DT+B की, और इसी के साथ ही आप सभी को पता है स्टेट का भी एग्जाम हुआ है और जल्द ही आप लोगों के सामने HPSC का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। और अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये जो केवीएस का पीजीटी कॉमर्स का आपका पेपर जो रहेगा, तो उसको लेकर हमने ये जो सीरीज आपका जो सिलेबस है उसको स्टार्ट किया है। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये सिलेबस तो कॉमर्स का है, सॉरी ये सिलेबस तो आपका केवीएस का है तो हमारे DT+B का नहीं है, या फिर जो HPSC स्क्रीनिंग का आपका एग्जाम होगा उसका नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी सीरीज को फॉलो कीजिए जो मैं भी आपको करा रही हूँ। बिल्कुल हम बेसिक्स हमने स्टार्ट कर रखा है, क्लास 11th हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चला हुआ है, सिर्फ एक ही वीडियो अभी तक इस पर अपलोड हुई है, आज ये सेकंड वीडियो है। तो जो भी बच्चे अभी HPSC स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे तो वे भी इसी चैनल को फॉलो करना। ठीक है, इन्हीं वीडियोज को फॉलो करना। उनको कोई ऐसे अलग से वीडियो नहीं मिलेगी कि भी स्पेशली आपको एक वीडियो लिख के मिलेगा कि भाई ये स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो ये आपका साथ के साथ KVS के जो बच्चे हैं वे भी, और प्लस जैसे कि मैंने आपको बोल दिया अभी HPSC स्क्रीनिंग एग्जाम की जिनको ये लगता है कि भी स्टेट उनका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आंसर की के बेस पर आप सभी को पता चली गया होगा कि भाई आपका स्टेट क्वालिफाई है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर एकदम से आपका एग्जाम डेट आ जाएगी और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। तो केवीएस की अभी फॉर्म निकले हुए हैं, तो फॉर्म फिलिंग अभी चली हुई है। ठीक है, तो देखते हैं कितना टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो कम से कम आपके पास अगर आप केवीएस की तैयारी करते हो तो कम से कम आपको 3 to 4 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए। वैसे तो थोड़ा और ज्यादा मिले तो और अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये लगा के चलना कि भी आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने के अंदर आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप जो मैं भी आपको करा रही हूँ इसको फॉलो कीजिए। इसके साथ ही आप सेल्फ स्टडी भी जितना उसके सेल्फ स्टडी कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं आपको सिलेबस है वो कंप्लीट प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा के मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हो। ठीक है, तो जितना हो सके उतना कॉमर्स स्टूडेंट है उनको इस चैनल के साथ जोड़िए, जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई भी आपका सुझाव हो तो वह भी आप मुझे दे देना कि भी मैं आप लोगों को कैसे आप लोगों के जो प्रिपरेशन है उसको कराऊं। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें बेसिक्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट एडवांस लेवल का चाहिए, तो वह भी आप मुझे सुझाव दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने सोचा यही है कि बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे। केवीएस का सिलेबस तो बिल्कुल आपका एक एक टॉपिक मेंशन है कि भाई आपको मीनिंग करना, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करनी है, लिमिटेशन आपको करनी है। तो मैं वैसे ही आपका सिलेबस यहाँ पे अभी उठा के चली हुई। ठीक है, तो बिल्कुल हम मीनिंग भी, डेफिनेशन भी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो सब कुछ हम एक एक टॉपिक वहां से उठाएंगे सिलेबस में से और मैं आपको कराऊंगी। और इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो ये सबसे पहले आपको करना है, अपना प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए और फिर प्रिंट आउट में देखते चलना कि भाई हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं, कितने हमारे बचे हुए। तो चलिए अभी फिर स्टार्ट करते हैं। तो कि देखिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को कराया था, जिसमें मैं मीनिंग आपको बता चुकी हूँ, डेफिनेशन, प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या रहेगी। तो आज हमारे ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं? इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और फोर्थ टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि भाई कौन कौन से यूजर्स है जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, जो आपके इंटरेस्टेड जो यूजर्स है उसको ब्रॉडली आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 2 कैटेगरी हमारी कौन कौन सी है? इंटरनल यूजर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इंटरनल यूजर्स मीन्स वे हमारी पार्टीज जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, और जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की तो वे सारी पार्टीज जो हमारी क्या है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए इंटरनल यूजर्स में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो भी जो कंपनी का CEO है, ठीक है, CFO है,
ठीक है, जो भी हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो भी हमारे मैनेजर्स है, तो सारे के सारे बेसिकली जो मैनेजमेंट है, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ इंटरनल यूजर्स की, तो जो इंटरनल यूजर्स है इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगी, जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट। और इसी के साथ ही यहाँ पे इसके अंदर हमारे जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, सीईओ है, सीएफओ है, ठीक है, कोई हमारे जो मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है या अदर मैनेजर्स है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे इंटरनल यूजर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे हमारा स्टोर मैनेजर है, लाइन सुपरवाइजर है, तो ये सब आप देख लेना। इसी जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये सब आ जाएंगे हमारे इंटरनल यूजर्स के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल यूजर्स की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल यूजर्स की, तो देखिए एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, जो भी हमारे इन्वेस्टर है, अभी फिलहाल जो इन्वेस्टर्स है, और इसी के साथ ही जो हमारे पोटेंशियल मीन्स इन फ्यूचर होने वाले हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो इसमें जो द पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करना। अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल यूजर्स की, तो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स है वो हमारे किसके अंदर आएंगे, वे आएंगे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या मानते हैं कि भाई वह किसके अंदर आएगा, इंटरनल यूजर्स के अंदर आएगा, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है वे आपके किस में आएंगे, एक्सटर्नल में क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए जो शेयर होल्डर्स है वे बेसिकली जो ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, या जो डे टू डे एक वर्किंग है उसके साथ रिलेटेड आपके नहीं है, तो इसलिए हमारे जो शेयर होल्डर्स है वे किसके अंदर, जैसे अभी हम हैं, आप भी कोई भी शेयर होल्डर्स बन सकता है किसी भी कंपनी के। अगर हम शेयर खरीद लेंगे तो क्या मैं इंटरनल यूजर्स हो जाऊंगी। इंटरनल यूजर्स का मतलब बेसिकली क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, कि भी जो क्या कर सकते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, ठीक है, उसके जो भी इंटरनली जो भी कागज, अगर मैं यहाँ पे पेपर्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें मैनेजमेंट और ओनर्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए ओनर्स की बात करती हूँ, जैसे मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, वे रिलायंस कंपनी में जाके उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी पेपर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल कौन होंगे कि भाई जो ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी अगर मैं शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो शेयर होल्डर्स आपका बेसिकली क्या आएगा, एक्सटर्नल आएगा। क्यों आएगा, अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो शेयर होल्डर्स तो बन गई, तो अभी मेरे अंदर इतना थोड़ी ना, मेरी एक्सेस इतनी थोड़ी ना होगी कि मैं वहां जाके कंपनी में और ऑफिस में जाके और बोल दूं रिलायंस को कि अपने जो भी आपके कागज है, जो भी है, ये सब मुझे दिखाइए, ठीक है। तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स है वे किसके अंदर आएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स के। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। फिर हमारे इसके अंदर आ जाएगा क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, आप सभी को पता है। इसमें हमारे सभी तरह के आ जाएंगे, जैसे हमारे बैंक आ जाएंगे, अगर बैंक ने हमें लोन दे रखा है, ठीक है, कोई भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे लोन ले रखा है, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स आएंगे। और इसी के साथ ही इसके अंदर हमारे डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी है, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, टैक्स अथॉरिटी आ जाएगी आपकी। और आपका जो भी डिबेंचर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, तो ये सब के सब आपके किसके अंदर आएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आपके आएंगे। कोई भी रेगुलेटरी एजेंसीज आपकी, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कस्टमर है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, एक्सटर्नल। तो अभी आपको पता चल चुका है कि भी इंटरेस्टेड यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस, और एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बिजनेस। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनल में आपका मैनेजमेंट और जो ओनर रहेगा, और एक्सटर्नल की बात करती हूँ तो जो भी इन्वेस्टर है या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो इन फ्यूचर होंगे। शेयर होल्डर्स भी एक तरह से इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर। क्रेडिटर्स है हमारे कस्टमर है, फिर इनके अंदर आपका बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टैक्स अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, डिबेंचर होल्डर है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये क्या बोलता है कि भी जो अकाउंटिंग है ना वो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर कितने सारे इकोनॉमिक डिसीजन है जो कि लेने पड़ते हैं, और वो किसके बेस पे लिए जाएंगे, जो अकाउंटिंग होगी, ठीक है, जो अकाउंटिंग होगी, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी उसके बेस पर हम क्या लेंगे, जो भी डिसीजन है हम लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जनरेट करना ही इसका मतलब नहीं है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो जनरेट करती है, इसके साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको
आपका जो डिफरेंट वही बात आएगी ना, जो अभी हमारी ये जो इंटरेस्ट यूजर्स है, तो इन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना भी है, और ये भी किसका काम है, अकाउंटिंग का। तो जनरेट भी करना और उसको फिर वहां तक पहुंचाना भी। और बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई अकाउंटिंग के बेस पे ही जो डिफरेंट यूजर्स है वे क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। इसी के साथ ही मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, आपके जो इकोनॉमिक डिसीजन है, ठीक है, वो मैनेजमेंट आपकी लेगी। तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, वो किस तरह से यूजफुल होगी। जो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो किस में हेल्प करती है, मेकिंग डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना, ठीक है। तो मेकिंग डिसीजन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द मेकिंग, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द डिसीजन। और इसी के साथ ही प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यूजफुल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग होगी इसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्टिंग करना, ठीक है। प्रिडिक्ट करेंगे कि भी हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे, कैश फ्लो हमारा क्या होगा। तो ये सब हमारे किसके अंदर आएगा, अकाउंटिंग एज अ, या फिर हम इसके अंदर इवेल्युएटिंग द अमाउंट्स, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट, क्या अनसर्टेनिटी रहेगी, क्या रिस्क हो सकता है, क्या नहीं। तो ये सब हमारे हमें किससे मिलता है, जो अकाउंटिंग है, क्योंकि अकाउंटिंग हमारा क्या है, एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी के साथ ही ये हमें जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प करती है जजमेंट करने में, देखने में कि भी हमारे कितने रिसोर्सेज हमारे पास है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर उसके बेस पर फिर फर्दर डिसीजन लेना कि भाई हमें कहाँ, किस साइड हमें जाना चाहिए, किस साइड नहीं, ठीक है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सी मशीनरी है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो एक मैनेजमेंट को आगे फ्यूचर प्लान करने में, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, फिर हम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को, इसके बेस पर हम जो डिसीजन लेंगे और फिर जो रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो इसी को एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग थी, तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक थी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। सेकंड था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट के बाद था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, और था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए वैसे ना आपका जो बुक है, बुक के अंदर आपकी जो 3 अकाउंटिंग है ना, इनको मेंशन किया है। इसी के साथ ही आपकी ना और भी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आ जाएगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन हो सकता है कि भी यहाँ से भी पूछ लिया जाए। और इसी के साथ ही इसमें हमारी जो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी सोशल अकाउंटिंग आ जाएगी, ठीक है, सोशल अकाउंटिंग। और इसी में हमारी एक टाइप आ जाएगी हमारी, यहाँ पे कर देती हूँ, ये लास्ट आ जाएगी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखिए मैंने तीनों आपको बताई थी, लेकिन फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो फर्स्ट हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम से ही आपको पता चला होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका बेसिक पर्पज क्या है या किसके साथ ये डील करती है, तो ये बेसिकली डील करती है कि भी जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल बेसिकली इसी पर इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। हम इसमें चेक करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, जो एक बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जिसको कि हम बैलेंस शीट से पता करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करना, ये किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो नाम से ही आइडिया हो रहा है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बेसिकली इस अकाउंटिंग का पर्पज क्या है, ये अकाउंटिंग हमारी क्या करती है कि भी जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया ना उसकी जो कॉस्ट है ना उसको असरटेन करना और फिर देखना कि भी कॉस्ट कितनी आई है। फिर उसके बेस पर हम इसमें क्या करेंगे, जो प्राइस है प्राइस की सेटिंग करेंगे कि भी कॉस्ट के बेस पे तो हमारा प्राइस सेट होगा ना। और उसी के साथ ही कि भी इसमें कोशिश यही रहेगी कि भी जो कॉस्ट है उसको जितना उसके उतना रिड्यूस किया जाए, कॉस्ट कंट्रोल किया जाए। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट अब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो उसकी हेल्प से ही
जो मैनेजमेंट बेसिकली क्या, मैनेजमेंट को डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कहाँ हम इन्वेस्ट करें, कहाँ हम इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, किस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, क्या करें। एक तरह से कह सकते हैं कि भी आपके वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन है जो कि मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर कि भी हमारी सेल फोरकास्ट करना, कैश फ्लो हमारा क्या होगा, परचेज की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से हमें परचेज करना है। तो ये सब के एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर कितने सारे जो डिसीजन है वो लेने पड़ते हैं। तो वे बेसिकली किसके अंदर आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो नाम से ही आइडिया हो रहा है, तो ये किसके साथ डील करेगा, ह्यूमन के साथ। ह्यूमन मीन्स आपके जो एम्प्लॉइज है, जो मैन पावर है, ठीक है, जो वर्कर है उसके साथ। तो इसमें बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे कि भी जो हमारे मैन पावर है, जो हमारे जो एम्प्लॉइज है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना। देखिए अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो जो ह्यूमन है, एम्प्लॉइज है, उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करना मुश्किल है, ठीक है। वैसे तो हम एक तरह से प्रैक्टिकली ये नहीं बता सकते कि भाई ये जो पर्सन है, ये एम्प्लॉय है, इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें इसके अंदर हम यही बात करते हैं कि भी अगर एक देखा जाए तो एचआरएम के अंदर अगर आप आगे जाके करोगे तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू को भी डिटरमाइन करते हैं। किस बेस पे कि भी वे किस तरह का काम करता है, जो हम फिर उसको जो रेम्यूनरेशन हम पे करते हैं ना, जो सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, तो कहीं ना कहीं वही उस पर्सन की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करते हैं। बोलते हैं ना कि भी एक तो वर्कर है, लेबरर है, उसने 8 घंटा काम किया और उसको 1000 रुपये भी नहीं मिले एक दिन के, ठीक है। और वहीं पे जो ऑफिस वर्क करता है, ठीक है, और उसको पूरा एक दिन के 1 लाख रुपए मिल गए, तो कहीं ना कहीं जो उसको वेजेस या सैलरी मिली है उसने उस पर्सन की क्या वैल्यू को डिटरमाइन किया। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम ये किसके साथ डील करेगा, ह्यूमन रिसोर्स के साथ, मैन पावर के साथ। उसके बाद है सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग हमारा बेसिकली किसके साथ डील करेगा, नाम से ही पता चल रहा है भाई, सोसाइटी। तो भाई इसमें बेसिकली क्या है कि भी कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ भी काम करते, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी गुड्स में डील्स करते हैं, तो उसको सोसाइटी को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भी जो सोसाइटी है उसको हार्म पहुंचे। तो भाई हमने जो सोसाइटी है उससे हमने रिसोर्सेज लिए हैं, तो अब उसके बदले हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के साथ एक तरह से आ सकता है कि भी अब जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भी जो हमने सोसाइटी से जो रिसोर्सेज लिए हैं, अब उसके बदले जो बिजनेस है वो भी सोसाइटी को कुछ दे। तो सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं, तो कई बार तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है क्या करते हैं कि भी वे फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर मेरा इतना प्रॉफिट होगा, जो भी मेरा रिवेन्यू होगा, जो भी मेरी इनकम होगी, उसका 1 या 2% मैं सोसाइटी को दूंगा। वो कैसे भी दे सकते हैं, डोनेशन की फॉर्म में दे सकते हैं, कैसे भी। या फिर हमारा जो पर्पज रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रहेगा कि भाई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम जो भी काम करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान हो, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा आपका सोशल अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं और इसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो। तो आपको एक आइडिया हो चुका है कि भी अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आ भी जाए तो आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की है, जहां पे भी कॉस्ट आ जाएगा तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी, और जहां पे भी डिसीजन लेना है हमें कोई भी, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ह्यूमन अगर आ गए, हमारा मैन पावर की अगर बात हुई तो ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा। जब भी हमारी कोई जिम्मेदारी की बात है या फिर हमारी जो सोसाइटी के प्रति कुछ भी काम है तो वो हमारा सोशल अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो उसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखना। तो इसके अंदर आपका बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिलायबिलिटी, फर्स्ट है आपकी रिलायबिलिटी, सेकंड है रिलेवेंस, ठीक है, इसके बाद थर्ड आपका, अभी मैं आपको ये 1 by 1 बताऊंगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, और फोर्थ आपकी कंपैरेबिलिटी। तो देखिए कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके लिए जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भी जो इंफॉर्मेशन है
वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी रिलायबल भी होनी चाहिए, रिलेवेंस भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें, और कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो तभी हम उसको एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो इन सब का मतलब क्या है, अगर मैं बात करती हूँ रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है, रिलायबल का मतलब है भरोसेमंद, विश्वसनीय योग्य, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम लोग या आप लोग उस पर क्या कर सके, उस पर विश्वास कर सके, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की बायसनेस नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड हमारी ये थी फर्स्ट, सेकंड हमारी रिलेवेंस। तो रिलेवेंस का मतलब क्या, रिलेवेंस को आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, रिलेवेंट के साथ। तो रिलेवेंट का मतलब क्या है,